हेलो एवरीवन, वेलकम आप सभी का वोकैब सेशन में। आज के इस वोकैब सेशन में हम कुछ ईडियम्स पढ़ने वाले हैं और पहला ईडियम है हमारे पास एंड इन स्मोक। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक ईडियम का मीनिंग किस टाइप का होता है, वो कैसे काम करता है। आइए वही सीखते हैं। पहले एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि मीनिंग कितने टाइप का होता है। ये जो मीनिंग है ना, ये दो टाइप का होता है। पहला लिटरल। लिटरल क्या हुआ? एक ऐसा मीनिंग जो सीधा वर्ड से कनेक्ट होता है, जो शब्दों से सीधे सीधे कनेक्शन रखता है, उसे हम बोलते हैं लिटरल। इसी वजह से हम इसे हिंदी में बोलते हैं शाब्दिक अर्थ। दूसरा मीनिंग होता है, दूसरा टाइप होता है इम्प्लाइड। इम्प्लाइड क्या हुआ? जिसका कनेक्शन सीधा शब्दों से ना होकर किसी अलग तरीके के मीनिंग से हो, जो उसका भाव बताए। इसीलिए हम हिंदी में इसे बोलते हैं भावार्थ। अब ये बात आपको थ्योरी से समझ में नहीं आई होगी, आप एग्जाम्पल से समझो। और जो हमने बचपन से एग्जाम्पल पढ़ा है उसी के हिसाब से हमने एक ईडियम, जिसे हम हिंदी में मुहावरा बोलते हैं, वो सबने पढ़ा होगा कि एक और एक 11 होना। हिंदी में ही लिख रहा हूँ मैं, एक और एक 11 होना। इसका हम सबने मीनिंग पढ़ा है भाग जाना। सबने इसका मीनिंग पढ़ा है भाग जाना, ठीक है। और अगर मैं इसका एक और मीनिंग निकालने की कोशिश करूं तो ये भी तो निकल सकता है, एक और एक दोनों को मिलाया तो ये 11 बन गया। ये भी मीनिंग निकल सकता है ना। लेकिन अब आप ये बात देखो कि ये जो मीनिंग निकल के आया, ये वाला, ये यहाँ से एक उठा, यहाँ से एक उठा और ये बन गया 11। ये शब्दों से कनेक्ट हो रहा है, और अगर ये शब्दों से कनेक्ट हो रहा है तो फिर ये कैसा मीनिंग हो गया? ये 11 लिटरल मीनिंग हो गया। लेकिन भाग जाना क्या इसके शब्दों से कोई भी कनेक्शन रखता है? नहीं रखता है। तो ये वाला इसका कैसा मीनिंग हुआ? ये मीनिंग हुआ इसका इम्प्लाइड मीनिंग, भावार्थ मीनिंग, जो शब्दों से कनेक्शन नहीं रखता है। बात समझ में आ रही है आपको? तो याद रखना बच्चे कि ईडियम का मीनिंग कभी भी लिटरल नहीं हो सकता है, शाब्दिक नहीं हो सकता है, शब्दों से सीधे सीधे कनेक्शन नहीं रख सकता है। वो मीनिंग कैसा होगा? इम्प्लाइड होगा, भावार्थ होगा। इसी वजह से इसका मीनिंग ये 11 ना होकर ये इम्प्लाइड मीनिंग भाग जाना होता है। बात क्लियर है? आइए कुछ ईडियम्स पढ़ते हैं। पहला ईडियम हमारे सामने लिखा है एंड इन स्मोक। अगर मैं शब्दों से इसका मीनिंग निकालने का प्रयास करूं, कोशिश करूं, तो क्या निकलेगा कि धुएं में ख़त्म हो जाना, धुएं में समाप्त हो जाना, एंड हो जाना। जबकि अभी मैंने आपको बताया कि इसका मीनिंग लिटरल नहीं हो सकता है, इम्प्लाइड होगा। एक ऐसा मीनिंग जो शब्दों से कनेक्ट नहीं होगा। एंड इन स्मोक अगर हम बात करें इसके भाव की, तो अपने आप पता लग रहा है अगर कोई चीज़ एक्चुअल में धुएं में ख़त्म हो तो वो क्या होगा? कि सब कुछ नष्ट हो जाना, ख़त्म हो जाना, धुआं ही धुआं है, सब कुछ रहा ही नहीं कुछ। मतलब किसी काम का असफल हो जाना। तो इसका जो भावार्थ मीनिंग निकलता है वो निकलता है असफल हो जाना। एक और ईडियम इससे बनता है बियर नो फ्रूट्स। तो इन दोनों का मीनिंग एक ही है, एंड इन स्मोक इक्वल टू बियर नो फ्रूट्स, और इसका भी मीनिंग है असफल हो जाना। तो कहीं अगर बियर नो फ्रूट्स आएगा तो उसका मीनिंग भी होगा अनसक्सेसफुल हो जाना, असफल हो जाना। एंड इन स्मोक आएगा तो उसका मीनिंग भी होगा असफल हो जाना। बैंकिंग एस्पिरेंट्स ध्यान दें, कई बार हमसे सेंटेंस इस तरीके के पूछ लिए जाते हैं, आई एम रीजनेबली श्योर दैट ऑल हिज स्कीम्स विल एंड इन स्मोक, और इसे आपको अंडरलाइन करके नीचे ऑप्शन देगा कि बताइए इसका क्या आंसर है, और नीचे एक ऑप्शन में लिखा होगा बियर नो फ्रूट्स। ऐसी कंडीशन में आपको दो ईडियम का पता होना जरूरी है एक मार्क के लिए, कि एंड इन स्मोक का मतलब आपको पता हो, बियर नो फ्रूट का मतलब आपको पता हो। इन दोनों का मतलब होता है असफल हो जाना। तो इसका यही वाला आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? आगे एक हमारे पास ईडियम है बी इन हिज बॉनेट। बॉनेट मतलब होता है टोपी, जो हमारा हैट होता है ना, उसे हम बोलते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं बॉनेट। गाड़ी के आगे भी बॉनेट होता है, इसीलिए क्योंकि वो गाड़ी की टोपी है, उसका कवर होता है, उसके लिए हम बोलते हैं। बी आप जानते हो मधुमक्खी को बोलते हैं। अगर किसी की टोपी में मधुमक्खी चली जाए, घुस जाए, तो अब अगर मैं कहीं ये लिखा हुआ हो इसका मीनिंग कि किसी की टोपी में मधुमक्खी घुस जाना, तो वो मीनिंग नहीं हो सकता है इसका, क्योंकि वो तो सीधा शब्दों से कनेक्ट हो गया, वो तो लिटरल हो गया। जबकि एक ईडियम का मीनिंग तो इम्प्लाइड होता है। लेकिन इसका मीनिंग क्या निकल सकता है, इसका भाव क्या निकल सकता है? मान लो आपकी टोपी में एक मधुमक्खी चली गई, तो अब आप क्या करोगे? आपके दिमाग में 36 टेंशन रहेंगी। अगर वो मधुमक्खी निकल भी जाती है ना, कई बार अगर आपके कहीं बॉडी पे कोई चींटी आई है, मधुमक्खी सच में आई है, तो ये ऐसा लगता है निकलने के बाद भी यार अभी भी है, वो अभी भी है। इंसान टेंशन में पहुंच जाता है। उसी से इसका भाव निकल के आता है कि एक ही चीज़ के बारे में लगातार सोचने वाली जो सिचुएशन बन जाती है, परेशान होने वाली जो सिचुएशन बन जाती है, चिंतित रहने वाली जो सिचुएशन बन जाती है, उसी को हम बोलते हैं बी इन हिज बोनेट, जिसे हम ऑब्सेशन बोलते हैं।
चिंता रहने वाली सिचुएशन, एन ऑब्सेशन अबाउट समथिंग। बात क्लियर हुई ना। जैसे सेंटेंस देखो, ही इज़ अ स्ट्रेंज फेलो एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डील विद हिम, इट सीम्स दैट ही हैज़ अ बी इन हिज बोनट। क्योंकि ऐसा लगता है कि वो एक अपनी टोपी में, बोनट में मधुमक्खी रखता है, मतलब हमेशा सोचने वाली सिचुएशन में रहता है, इस वजह से उसके साथ डील करना थोड़ा मुश्किल है। आगे हमारे पास ईडियम है पेंटेड द रेड टाउन, पेंटेड द टाउन रेड। अब इसके मीनिंग को अगर हम निकालने की कोशिश करें, कहीं लिखा हुआ हो कि किसी टाउन को पेंट कर देना, तो क्या वो मीनिंग हो सकता है? आप कहोगे बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि वो तो लिटरल हो जाएगा। हमें चाहिए इम्प्लाइड मीनिंग। जब हमें ऑप्शंस देखने को मिलते हैं और आपको ये बात पता है कि इसका मीनिंग शब्दों से कनेक्ट नहीं हो सकता है, तो कई बार एक या दो फिर ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर देते हैं कि ये वाले दो तो होंगे नहीं, बाकी के बचे दो या तीन हम इनमें से देखते हैं। तो इसका मीनिंग होता है डिस्टरबेंस का कारण बनना, किसी को परेशान करना, हंगामा करना और हंगामे के साथ मस्ती करना। जैसे पार्टी होती है रात को और आप शोर मचा रहे हो, खूब खूब शोर शराबे के साथ आप अपनी पार्टी को एंजॉय कर रहे हो, लेकिन दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं, तो दूसरे की डिस्टरबेंस बन रहे हो आप ऐसा करने पर। वहीं हम यूज़ करते हैं पेंटेड द टाउन रेड, शोर मचाते हुए मस्ती करना, पार्टी करना। कॉज्ड डिस्टर्बेंस इन द टाउन बाय नॉइजी मैरी मेकिंग। एग्जाम्पल देख लो, द सोल्जर्स हैड बीन सेट अप फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे पेंटेड द टाउन रेड व्हेन दे वर लेट आउट। ठीक है, तो आपको यहाँ पेंटेड द रेड टाउन को अंडरलाइन करके नीचे ऑप्शन लिखकर पूछ लेगा, तो याद रखेंगे, आप लिटरल मीनिंग नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है टेक टू वंस हील्स। टेक टू वंस हील्स, हील्स का मतलब आप जानते हो? अगर आप हील्स को ऊपर उठाते हो, अपने पंजों पर आओ, अभी आप जहाँ भी बैठे हो करके अगर देखोगे, तो ऐसी सिचुएशन कब होती है? जब हम भागने की कोशिश करते हैं। जब भी हम भागने की कोशिश करते हैं, भागना स्टार्ट करते हैं ना, तो हम अपने पंजों पर आते हैं, हमेशा अपने पंजों पर आते हैं, हम एक बार ज़रूर आते हैं। अगर आपको आदत नहीं है पंजों पर भागने की, तो भी हम पंजों पर ही आकर स्टार्ट करते हैं। वहीं से इसका मीनिंग निकलता है टेक टू फ्लाइट, मतलब भाग निकलना। टेक टू वंस हील्स का मतलब है भाग निकलना। एग्जाम्पल देखते हैं, द डेकोइट्स टुक टू दियर हील्स। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जो मासूम बच्चे हैं, जो अभी नए नए प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं, कि यहाँ तो टेक था, यहाँ आपने टुक कर दिया। तो टेक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म अपने हिसाब से, सेंटेंस के हिसाब से चेंज हो सकती है, और ये वंस भी चेंज हो सकता है। ये वंस का मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। ये वन का पॉसेसिव एडजेक्टिव है वंस। अगर इस वन की जगह मैं ही लिख दूं, तो अब ये इसके हिसाब से हो जाएगा हिज। मैं यहाँ सी लिख दूं, तो सी के हिसाब से हो जाएगा हर। मैं यहाँ आई लिख दूं, आई के हिसाब से हो जाएगा माई। वैसे ही दे लिख दिया जाए, दे के हिसाब से हो जाएगा क्या, डियर। बात समझ में आ रही है? वैसे वी के साथ हो जाएगा आर, एंड यू के साथ हो जाएगा योर। डियर क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ प्लूरल की हम बात कर रहे हैं, डेकोइट्स बहुत सारे हैं, मतलब ये दे के हिसाब से चलेगा, इस वजह से डियर हुआ। डियर हिल्स वैन द पुलिस अराइव्ड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भाग निकले, अपने पंजों पर आए। पंजों पर आना मतलब भागने के लिए हम करते हैं, वहीं से ये ईडियम तैयार हुआ। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है किसी सामने वाले को चैलेंज करना, कि आजा भाई, हिम्मत है तो लड़के दिखा। चुनौती देना, हिम्मत है तो ये काम करके दिखा, हिम्मत है तो सर नीचे पैर ऊपर करके चल के दिखा। ठीक है, थ्रो द चैलेंज मतलब थ्रो डाउन द गॉन्टलेट। थ्रो डाउन द गॉन्टलेट का मतलब होता है थ्रो द चैलेंज, चुनौती देना सामने वाले को। क्यारा यूज्ड वेरी अगली वर्ड्स अगेंस्ट हिज काइंड अंकल, सी थ्रू डाउन द गॉन्टलेट बिफोर हिम। सामने वाले को चुनौती दिला रहे हो, आप चुनौती दे रहे हो कि वो आकर हमें मारे, ऐसा कुछ काम कर रहे हो। ठीक है, आगे लिखा है टू स्ट्रेन एवरी नर्व। टू स्ट्रेन एवरी नर्व, मीनिंग अपने आप समझ में आ रहा है, स्ट्रेन करना अपनी हर नर्व को। इसका क्या मतलब होगा? टू स्पॉइल रिलेशनशिप, नहीं, ये तो मीनिंग नहीं हो सकता है। टू गेट अफ्रेड, डरना। अब फिर से देखो, टू स्ट्रेन एवरी नर्व, एवरी नर्व को स्ट्रेन थोड़ी ना करते हैं जब हम डरते हैं, तो ये भी मीनिंग नहीं होगा। टू ट्राई वंस अटमोस्ट, हाँ यही इसका मीनिंग होगा, पूरा प्रयास करना। टू स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब होता है अपनी एक एक नस को मजबूत कर लेना, और वहीं से इसका भाव निकल के आता है कि पूरी तरह से जान लगा देना। ठीक है, तो यही इसका आंसर होगा। हिंदी में आप लिख लेना, पूरी तरह से प्रयास करना। जो हिंदी वाले बच्चे हैं, परेशान नहीं होना, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं,
कुछ लोग या टीचर चीज़ बोलते हैं कि हिंदी में लिखना ठीक नहीं है। गलत बात है। अगर आप हिंदी मीडियम से आए हो, हिंदी में लिख रहे हो, आप चीज़ों को समझ रहे हो, आप लिख सकते हैं। बस इंग्लिश आपको सीखनी है, ये बात याद रखनी है। हिंदी को भूलना है, ये बात याद नहीं रखनी है आपको। इंग्लिश सीखनी है आपको, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है टू हैव एन एक्स टू ग्रेड। ये तो आपने पढ़ पढ़ कर पका ली होगी बहुत, कि कोई पर्सनल स्वार्थ होना, टू हैव अ सेल्फिश इंटरेस्ट टू सर्व। इसकी भी एक कहानी है इसके पीछे, कभी बाद में बताऊंगा, फिलहाल टाइम थोड़ा इजाज़त नहीं दे रहा है। टू टेक हार्ट, टू टेक हार्ट का मतलब होता है टू बिकम होपफुल। बोलते हैं ना, बात दिल पे ले ली। दिल पे ले ली मतलब यार दिल को लग गई। अब किसी सामने वाले ने बोल दिया कि तू जॉब नहीं ले सकता है, तेरे बस की बात ही नहीं है, रहने दे, तेरे से ना होगा। तो आपका मन कह रहा है, या किसी से आप कह रहे हो यार दिल पे लग गई ये बात, मतलब आप आशावादी हो गए हो। अब आपको उम्मीद है कि हाँ मैं कर दूंगा। अपने अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, उसने मुझे चैलेंज किया, मैं देखता हूँ कैसे, मैं करके दिखाऊंगा। तो वहीं से इसका भाव निकल के आता है कुछ। टू टेक हार्ट का मतलब होता है टू बिकम होपफुल, आशावादी, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आशावादी होना। टू ड्रॉ द लाइन, आपको याद है ना जब सीता माता के लिए लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, जिसे हम लक्ष्मण रेखा बोलते हैं। तो टू ड्रॉ द लाइन, अगर मैं आपसे कहूँ किसी ने वहाँ लाइन ड्रॉ की है, तो क्या वो मीनिंग होगा? नहीं, कुछ ना कुछ तो भाव निकल के आएगा, लिटरल मीनिंग नहीं होगा। तो लक्ष्मण ने जो रेखा खींची थी उसका क्या मतलब था? उसने ये सीमा तय की थी कि यहाँ से अंदर अंदर रहना, आप बाहर नहीं आना। अगर आप बाहर आई तो फिर जो होगा वो दुनिया ने देखा ही है। ठीक है। तो टू ड्रॉ द लाइन का मतलब होता है लिमिट सेट करना, सीमा तय करना, अपनी लिमिट सेट करना। इसके लिए भी आप बोल सकते हो, जैसे मान लो आप डेली पढ़ते हो और रात को आपने अपनी सीमा तय की हुई है कि 11 PM तक, 11 बजे तक मुझे पढ़ना है। तो आपने एक लाइन ड्रॉ की हुई है। अब 11 बजे लाइन ड्रॉ तो नहीं की ना एक्चुअल में आपने जाके कि हाँ भाई हमने लाइन खींच दी है यहाँ, लेकिन आपने फिर भी एक टाइम सेट किया हुआ है अपना। तो लिमिट को सेट करना इज कॉल्ड टू ड्रॉ द लाइन। डन। टू बीट अबाउट द बुश, टू बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है फालतू की, इधर उधर की, बेकार की बातें करना। टू बीट अबाउट द बुश, बुश के बारे में बीट करना। आप समझ रहे हो मीनिंग क्या निकल के आ रहा है, कि ज़बरदस्ती की बातें करना। टू टॉक या टू स्पीक नॉनसेंस। तो याद रखना आप, मैं आपको लगातार आज मैं 10 ही लेके आया था, क्योंकि आपको बस कनेक्ट करना था ईडीएम के साथ, इसलिए आपको 20+ ईडीएम्स में लगातार कराता रहूँगा। और फिर मैं 100 के कुछ पार्ट्स डाल दूँगा ताकि आप सारी चीज़ों को रिवाइज़ कर लें। ईडीएम को करने के लिए आपको बस ये बात याद रखनी है कि इसका कभी भी मीनिंग लिटरल नहीं होगा, हमेशा इसका मीनिंग इम्प्लाइड होगा। इससे कम से कम 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, चाहे हम एग्जामिनेशन की बात करें, बैंकिंग की या फिर एसएससी की। उसके बाद बचते हैं 2 या फिर 3, तो उसमें से हम मीनिंग को निकाल ले जाते हैं। ठीक है। अगले वीडियो में फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए बाय बाय।